सभी छात्रों का इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस के बारे में आपने रीड किया था, आज मैं उसमें बचे हुए टॉपिक को आगे रीड करा रहा हूँ। आपने देखा कि डायमेंशन में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो आप यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन फॉर ग्रुप बी के लिए जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर होंगे और इसमें आने वाले एग्ज़ाम का डिस्कशन हम किसी अन्य लेक्चर में करेंगे। तो आपको हम डायमेंशन में किसी कांस्टेंट को कैसे डायमेंशनल फार्मूला के रूप में प्राप्त कर लेते हैं ये हम बता रहे हैं। तो इसमें एक ट्रिक आपको दिया जाता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। वे भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ समान होती हैं उन्हें आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल आपको दिया जा रहा है x प्लस ए मान लीजिए कोई कांस्टेंट हमने लिया है इक्वल टू c लिख दिया। तो आपसे कहा जाए a और c दोनों ही कोई कांस्टेंट हैं, x कोई डिस्टेंस है, तो a और c के डायमेंशन होंगे। तो आपने देखा a को x में ऐड किया गया है, तो जो x का डायमेंशन होगा वही आप c का डायमेंशन या a का डायमेंशन कहेंगे, क्योंकि ऐड करने के बाद जो भी क्वांटिटी प्राप्त होगी उसका भी डायमेंशन उसके इक्वल होगा। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ a तो आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ x, या डायमेंशन ऑफ c तो आप कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ x। x को मीटर में कहा जा रहा है तो आप इसको l लिख सकते हैं। तो आपने देखा किसी कांस्टेंट को जो किसी भौतिक राशि के साथ जोड़ी अथवा घटाई गई हो, उनकी विमाएँ ज्ञात करने के लिए उन्हें आपस में इक्वल मान लिया जाता है। तो इसी को हमने कहा सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट इफ फॉर एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं जिसे आप वांडर वाल गैस इक्वेशंस के रूप में भी जानते हैं। p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी म्यू इक्वल टू 1 मोल। इसको देखिए, इसमें a और v को आप वांडर वाल गैस कांस्टेंट कहते हैं। a और v को डिफाइन करने के लिए उसी ट्रिक को आप ले सकते हैं। इसमें देखिए प्लस का साइन है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, यहाँ पर भी v वॉल्यूम है, v कांस्टेंट है। इस तरह से जहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है या एडिशन, इसी को आप लीजिए और इनको अलग कर लीजिए। जैसे p को आप अलग कर सकते हैं a बाई बी स्क्वायर, ठीक उसी तरह से यहाँ पर अलग कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए और ये b के इक्वल होगा। यहाँ से a का डायमेंशन p इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन, वॉल्यूम के लिए एल क्यू आप लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रेशर का लिखिए, वॉल्यूम का लिखिए और सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया है। बहुत छोटा पॉइंट था, सब लोग जानते भी होंगे। हम और भी कुछ पॉइंट्स इस तरह दे रहे हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते। जैसे मान लीजिए कि ये लिख कर दिया जा रहा है p इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई बी, वेयर p इज प्रेशर, x is distance, a and b are any given constant। इस तरह से आपको दे दिया गया। तो आपसे कहा जाए कि फाइंड डायमेंशन ऑफ रेशियो a बाई बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेशियो a बाई बी। तो बहुत इजी है, जैसा भी हमने बताया। पहले इसको सेपरेट कर लीजिए,
डायमेंशन ऑफ पी, इसको डिवाइड कर लीजिए एक्स बाई बी प्लस ए बाई बी। अब जो ए बाई बी का डायमेंशन होगा वहीं एक्स बाई बी का भी होगा, वहीं पी का होगा, क्योंकि जहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगा होगा उसके लेफ़्ट और राइट के डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप जो ऐड कर रहे हैं 20 लीटर प्लस 15 लीटर, तो इस तरह से एडिशन में देख लीजिए ये सब यूनिट सेम है तभी आप एडिशन कर पा रहे हैं। जैसे लिखा हो 20 लीटर प्लस 15 kg, तो डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन में जो यूनिट और डायमेंशन इसका होगा वहीं इसका भी शो करेगा, वहीं इसका भी शो करेगा। तो इस तरह से ए बाई बी का आप डायमेंशन प्रेशर के इक्वल दिखा सकते हैं, और प्रेशर का डायमेंशन आप M(L-1 T-2) लिख सकते हैं। तो आपने देखा क्या बताया गया कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर डायमेंशनली इक्वल, क्योंकि उनकी विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं, या उनके मात्रक एक समान होंगे तभी उनको जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो हमने एक आपको एग्जांपल दिया, ये पीजीटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है और इसके रेशियो को पूछा गया है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन या बीमा नहीं होता है, तो उसके पावर को भी डायमेंशन लेस लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, जैसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा कि इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर T/RC। Q चार्ज ऑन कैपेसिटर, Q0 मैक्सिमम चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, T टाइम टेकन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, R रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, E एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये 1 लिखा गया है। तो इस तरह से अगर आप कोई सर्किट भी जानना चाहें तो मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, इन्हें हमने कंबाइन कर दिया, इस पर जो चार्ज Q है, और इस तरह से कोई बैटरी ये दिखाया जा रहा है। जो चार्ज सप्लाई है वो Q0 है, इस पर चार्ज Q है, तो ये इक्वेशन लिखा गया। अब आपसे कहा जा रहा फाइंड डायमेंशन ऑफ RC। इस तरह से तो आप क्या कर सकते हैं, E का कोई डायमेंशन नहीं है, अर्थात ये पावर ही डायमेंशनलेस है, तो जो T/RC है वो डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशनलेस का सेंस अगर आप M भी लिख रहे हैं तो पावर 0, L भी लिख रहे हैं तो पावर इसका 0, T भी लिख रहे हैं पावर 0, सबका पावर 0 हो तो आप इसको 1 मान लीजिए, तो T इक्वल टू RC, अर्थात RC का डायमेंशन वही होगा जो टाइम का होगा, तो T का डायमेंशन T होगा तो RC का डायमेंशन T होगा। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं कि E की पावर में लिखा गया है तो इसका डायमेंशन लेस फंक्शन होना चाहिए, तो जो रेशियो है उसको आप 1 मान लीजिए, अर्थात T किसके इक्वल है, RC, या ये डायमेंशन लेस तभी होगा जब T और RC के दोनों के डायमेंशन इक्वल हो जाए। तो आप इनको इक्वल करके, अर्थात इक्वल है तो RC T के इक्वल होगा, अर्थात RC का डायमेंशन T के बराबर होगा। तो आपने देखा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, इनके डायमेंशन नहीं होते हैं, या कोई कंप्लीमेंट क्वांटिटी हो जैसे एंगल है, सॉलिड एंगल है, तो उनको डायमेंशन लेस लेकर रेशियो है, मल्टीप्लिकेशन है, उसको देखा जाता है कि किस रूप में है। रेशियो है 1 मान लीजिए, मल्टीप्लिकेशन पार्ट है 1 मान लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन है इक्वल कर लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। जैसे हम फिर और भी दे रहे हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से देख लीजिए थर्ड। मान लीजिए आपको इसमें ये दे दिया गया I इक्वल टू I0
1 माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू टी। इस तरह से करंट पासिंग थ्रू सर्किट कनेक्टिंग विथ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। मान लीजिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर हटा दिया और कोई इंडक्टर कंबाइन कर दिया इस तरह। इसमें मैक्सिमम करंट आई नॉट, करंट पासिंग थ्रू सर्किट आई है, और रेजिस्टेंस एल इंडक्टेंस। तो आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ आर बाई एल। जैसे इसको डिफाइन करना हो तो फिर वही चीज़, आप इसको 1 मान लीजिए पूरे फंक्शन को, तो आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू 1। तो आप आर बाई एल डिफाइन करना चाहते हैं तो आर बाई एल 1 बाई टी या टी माइनस 1। कभी कभी आप लोगों से मिस्टेक ये हो जाता है कि जो कॉमन क्वेश्चन है वो आप लोग याद भी किए रहते हैं। जैसे ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम आए हैं वो एल बाई आर आपसे पूछा गया है, तो आपने जैसे क्वेश्चन देखा आपको पता है एल बाई आर पूछा गया है, तुरंत आपने आंसर टी दे दिया। जबकि हो सकता है उसमें आर बाई एल हो तो उसमें टी माइनस 1 हो गया। तो इसका रिवर्स अगर आप निकाल रहे हैं एल बाई आर तो ये टी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी ले सकते हैं, उसमें कोई कांस्टेंट है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे वेव इक्वेशन ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर वेव मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर वेव मोशन। इस तरह से आप देखते हैं तो लिखा हुआ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या कभी कभी यही इक्वेशन चेंज करके भी ले सकता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के अपान ओमेगा इंटू एक्स। ऐसे ओमेगा कॉमन ले लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। कहा जाता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ के where y is displacement, t is time, omega is angular velocity, a is amplitude, x is also distance along x axis, y is distance along y axis। तो इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको हमने बताया क्या, जहाँ पर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखता हो वहाँ पर डायमेंशनली इक्वल करिए। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको साइन देने बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी साइन है लेकिन ये ओमेगा बाहर है, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अलग कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन आपको मिल जाएगा और फिर आप इनको इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डायमेंशन इक्वल होंगे तभी ये सब्ट्रैक्शन अलाउ होगा। तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एक्स। तो यहाँ से के कहा गया है तो के को आप डिफाइन कर सकते हैं ओमेगा टी बाई एक्स। इसको सॉल्व कर सकते हैं। टी की पावर 0 एल माइनस 1। इस तरह से आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ कोई अगर कांस्टेंट लगा हुआ है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो उनको इक्वल कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल में यहाँ हमारा सेंस साइन के अलावा भी आप मान सकते हैं, कॉस फंक्शन हो सकता है, टेन हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, आप कोई ले सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, उस पर कोई पावर है तो आप उनके रेशियो को 1 मान लीजिए, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 ले लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसको आप इक्वल कर दीजिए। तो कांस्टेंट को इस तरह आप डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो डायमेंशन में आपसे पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि डायमेंशन कांस्टेंट
के लिए किस तरह डिफाइन किया जाता है। और भी आपको रिलेशन जो दिए गए हैं, कभी कभी लॉजिकल भी आता है, हमने कहा था, तो उसको भी आप सॉल्व करते हैं। या कभी कहता है कि किसी फंक्शन का डायमेंशन दिया गया है तो बताइए किससे मैच करता है। जैसे मान लीजिए आपको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दे दिया जाए, और कहा जाए कि एरिया, वेलोसिटी, टाइम को लेकर इनमें क्या रिलेशन होगा। जैसे लिख दिया जाए ए dv बाई dt, या लिखा जाए 1/a dv बाई dt, या इधर लिख दिया जाए a dt बाई dv, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इस तरह देखा आपने, विस्कस कोएफिशिएंट दिया गया है, ये जो है यहाँ पर एरिया है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। तो रिलेशन फॉर विस्कस कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, वेलोसिटी एंड टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ गिवन प्रॉब्लम। तो इनमें से आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इसके इक्वल हो सकता है। तो ऐसे में आपको डायमेंशन आना चाहिए, और अगर डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं तो ये इजीली तुरंत आंसर सॉल्व होगा, नहीं तो फिर इनके रिलेशन को पावर से लेकर सॉल्व करना होता है। जैसे हमने लिख दिया है, तो देखिए इधर किसी भी फॉर्मूले में मास का कहीं कोई रूल नहीं है। यहाँ भी मास नहीं है, यहाँ पर भी मास नहीं है, यहाँ पर भी मास नहीं है, अर्थात और आपके विस्कस कोएफिशिएंट में मास का रोल है। तो यहाँ पर कहीं भी मास नहीं आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, फोर्थ होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए, नहीं तो फिर आप रिलेशन लिखेंगे, टाइम लेगा, समय लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रिलेशन शो किया यहाँ पर a की पावर x, b की पावर y, t की पावर z। तो x y z को आप सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा। इक्वलिटीज होगी तो करेक्ट हो सकता है, इनइक्वलिटीज होगी तो पावर आपको रिलेशन नहीं डिफाइन होगा, नहीं मालूम होगा। तो ये प्रश्न दिए गए हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, किसी न किसी समय ये आए हुए हैं, चाहे वो पीसीएस का पेपर है, पीजीटी का है, इनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके पास अनसॉल्व होगा, आप देख सकते हैं। तो आपको हमने यूजेज ऑफ डायमेंशन पर जो एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें किसी कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है इस पर डिस्कशन हो रहा था, और कांस्टेंट को डिफाइन करते समय किन नियमों का पालन किया जाता है उस पर हमने डिस्कशन किया, आपने देखा। लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि लॉजिकल रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको ध्यान देना होता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कहा जाए कि फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। जैसे हमने कोई ऐसे दे दिया, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। या ए को मान लीजिए एक्सेलरेशन करता है, एरिया लेता है, तो एरिया के टर्म पर आप कैसे चेंज करेंगे टी टाइम में। और एफ सिंबल यूजेज एज फंडामेंटल यूनिट, ए यूजेज एज फंडामेंटल यूनिट, टी यूजेज एज फंडामेंटल यूनिट। तो इसको फंडामेंटल यूनिट की तरह यूज करके आपको बताया जाए। तो एनर्जी का आपको मालूम होना चाहिए, और उसी से इसका कन्वर्जन, जैसे आप एनर्जी के लिए लिखते हैं वर्क के लिए, वर्क फॉर्म में, वर्क को आप लिखते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से रिटर्न करते हैं। अब इनके कन्वर्जन को, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट को आप ब्रेक कर सकते हैं, एनर्जी के लिए कहा जा रहा है तो एफ फंडामेंटल कहा गया, तो आप एफ को चेंज नहीं करेंगे,
यहाँ ध्यान देना होगा, एफ को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको ए एक्सलेशन दिया जा रहा है तो ये सिंबल आना चाहिए। टी टाइम दिया जा रहा है एज फंडामेंटल तो ये सिंबल आना चाहिए, इसका भी सिंबल कैपिटल ए आना चाहिए। फोर्स को भी फंडामेंटल कहा जा रहा है, इसका सिंबल कैपिटल एफ आना चाहिए। अर्थात आपको इसको चेंज नहीं करना है, इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा। और जैसे आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो मास का यहाँ पर कोई रूल नहीं है, एफ का फंक्शन दिखाया गया है, ए का दिखाया गया है। डिस्प्लेसमेंट में जैसे आप लिखते हैं ए के लिए यहाँ पर डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो एनर्जी फॉर्म को लिखते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि जिसको फंडामेंटल कहा गया है उसको आप उसी रूप में रहने दीजिए। जैसे एस को हटाना है तो आप ये देख लीजिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए कोई कंडीशन दिया गया हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से इसको हटा सकते हैं। कोई ना कोई कंडीशन आपको दिया जाएगा जिस पर आपको सेट करना होगा। तो हम ये मान ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फोर्स को आप फंडामेंटल रहने दीजिए और एस को यहाँ से हटाना है, हाफ को छोड़िए, ए को भी कहा जा रहा है कैपिटल में रखिए, टी को कहा जा रहा है कैपिटल में लीजिए। तो इस तरह से एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिला एफ ए टी पावर 2। आपने देखा लॉजिकल क्वेश्चंस बना दिए गए। इनका कोई रिलेशन जो है रियल हो नहीं भी हो सकता है, ये कोई आवश्यक नहीं है। रियल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा भी दिया गया हो आप उसको देखकर प्रयास करेंगे और सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर कभी कभी कंपैरिजन के लिए भी दिया जाता है, मैचिंग के लिए भी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाते हैं जो मैचिंग के लिए होते हैं, तो वो आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हम मैच करेंगे। मान लीजिए हम इधर कोई फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहे हैं, जैसे हमने टॉर्क लिख दिया, वर्क लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम दे दिया, एंगुलर मोमेंटम, इस तरह से कुछ भी लिख दिया गया। मान लीजिए हमने यहाँ प्रेशर दे दिया और इस पार्ट में आपको ए बी सी और डी इधर डायमेंशन लिख दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया एम एल टू टी माइनस 2, ऐसे लिख दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर कहीं लिख दिया गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यहाँ पे लिख दिया गया एम एल टू टी माइनस 1, यहाँ लिख दिया गया एम एल जीरो टी माइनस 2। हमने कुछ भी लिख दिया, ये सेट रहता है। ये देखना होगा कि किन के आंसर मैच हो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ लिखा है उनमें से ये मैचिंग होनी चाहिए, इसको चेक भी करना होगा। जैसे एंगुलर मोमेंटम का तो आप जानते हैं टॉर्क से टाइम रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। तो आप जो टॉर्क लिए हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क के ही इक्वल है, टी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एम एल टू टी माइनस 2 इंटू टी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से इसमें एम एल टू टी माइनस 1 होगा, ये रखा है। तो इनको मैच करके कहा जाता है कि अब आंसर, यहाँ से आंसर में फिर आपका ये पार्ट होगा कि इसमें फर्स्ट मैचिंग के लिए कि जैसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट का
मान लीजिए आप देखिए टॉर्क है, तो टॉर्क का और इसमें वर्क का दोनों का इक्वल है, तो इसमें यही आंसर है। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड में देखिए एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर आ रहा है सी, फोर्थ का देखिए बी। तो ऐसे सेट बने होंगे, फिर आपको और भी सेट दिए जाएंगे इसमें जिसके आंसर कुछ और भिन्न होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, ऐसे चेंज करके यहाँ डी लिख दिया, यहाँ पर ए। तो इनके 4 अलग अलग पोजीशन लेकर ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो आपने देखा मैचिंग के भी प्रॉब्लम आते हैं, जिसके लिए तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते समय फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले से यूनिट, और यूनिट अगर से आप जानते हैं तो डायमेंशन निकाल सकते हैं, मैचिंग भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो डायमेंशन में ज़्यादातर रीड कराने के लिए नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले को आप किसी कॉपी पर कलेक्ट कर लें और फिर उसको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे वो याद होता जाएगा, तो इसमें विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या बताया कि डायमेंशन एनालिसिस में आपको अलग अलग जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें से मैचिंग भी आता है, या कहा जाता है सिमिलरिटी के लिए भी या डिसिमिलर के लिए भी कहा जाता है। जैसे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी रिटेन करते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया इम्पल्स लिख दिया और ऑप्शन दे दिया कि डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज एज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। तो आपको जितने इसमें दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से सिमिलरिटी देखकर उसको टिक करना होगा। तो इम्पल्स है तो जैसे हमने लिख दिया प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इस तरह से आपने देखा। तो जो इम्पल्स दिया गया है तो इनमें से किसकी सिमिलरिटी ये फॉलो करता है। तो इम्पल्स मान लीजिए आपने देखा एफ इंटू टी या चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो इसके आधार पर क्या हो सकता है, ये फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। तो क्या बताया गया, डायमेंशन में सिमिलरिटी के लिए भी कहा जा सकता है कि किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन इनमें से किसके सिमिलर है, या इसके अपोजिट भी आप कह सकते हैं कि किसके डिसिमिलर है, वो किसको फॉलो नहीं करता है। आप जानते हैं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से भी मैच करता है, जबकि क्वांटिटीज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे वर्क है, एनर्जी है, टार्क है, इनके सिमिलर हैं। या कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता भी है और क्लियर नहीं आप कर पाते हैं, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं टॉर्सनल रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी। तो दोनों के डायमेंशन सेम है, लेकिन फॉर्मूले बेसिस जो फॉर्मूले हैं इनके अलग अलग हैं, कंसेप्ट अलग अलग हैं। तो कभी कभी आपको इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है मान लीजिए C/5, तो वेयर C इज कॉल्ड ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्टिंग एंगल या एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो देखिए आपसे ये भी कह सकता है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट एंगल। तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ये टॉर्सनल रिजिडिटी के बारे में ही जानना चाहता है, फंक्शन अलग दे दिया गया। या इसी को अभी हमने बताया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और इनके रिलेशन लेकर, जैसे कि c इक्वल टू पाई ईटा r⁴/12L, या वर्क से इनका रिलेशन होता है, यहाँ से देख सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसे टॉपिक मिलते हैं जहाँ पर उसके नाम से कोई कन्फ्यूजन होने से आप गलत आंसर दे देते हैं। यहाँ से देखिए, अगर ये कांस्टेंट है, एंगल है, डायमेंशनलेस है, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन वर्क के इक्वल होगा, अर्थात एनर्जी के इक्वल होगा। तो C का डायमेंशन वर्क या एनर्जी के इक्वल हो गया, तो mL2T-2 होगा। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके फॉर्मूले अगर आप जानते हैं तो आसानी से मैच कराकर और उसके डायमेंशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज आपको हमने क्या बताया, किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ में प्रयोग किए गए कांस्टेंट के डायमेंशन कैसे निकाले जाते हैं, और कहीं पर कोई लॉजिकल रिलेशनशिप है तो उनके डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं, किसी मैचिंग में हम किस तरह से मैच करके उसके ऑप्शन बनाते हैं, सिमिलरिटी में हम कैसे उसके डायमेंशन को डिफाइन करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम कैसे डायमेंशन को निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे हम डायमेंशन को निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं और जिनका अभ्यास करने पर आप डायमेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लेक्चर आपको देंगे और भी बढ़ाएंगे। पहले आप प्रैक्टिस करिए। डायमेंशन का मेन फंक्शन होता है सारे फॉर्मूले आप याद कर लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो फिर आपको बहुत ईजी तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाता है, क्योंकि किसी पार्ट को सॉल्व करते समय रूल तो मालूम है, अगर आप डायमेंशन फार्मूला नहीं जानते हैं किसी का तो कन्वर्जन में आप गलत कर देंगे, आंसर भी नहीं आ पाएगा। तो चैप्टर विशेष तौर से टोटल सिस्टम पर डिपेंड करता है, पूरे फिजिक्स पर डिपेंड करता है, और कहीं से भी कोई रिलेशन आपको देकर उसमें डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में या कोई फंक्शन के बारे में डायमेंशन निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक आप डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करें, उसको सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप प्रॉब्लम भेजिए और जुड़े रहिए। आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे और आपका कोरोना काल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हमारे साथ आप डेली 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई पूरा करते रहें और चैनल से जुड़े रहें।